ओके बच्चों, आज हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग का नेक्स्ट सेशन है और यहाँ तक जो है वो हम जो स्पेशली अभी 2 दिन से आपके लिए सेशन लेके आ रहे हैं 75 क्वेश्चन एक में कराए हैं मैंने और 90 क्वेश्चन एक में कराए हैं। 165 क्वेश्चन आपके अभी तक हो चुके हैं और उससे पहले भी 2 सेशन आपको प्रोवाइड कराए गए थे जिनमें क्वेश्चन कम थे लेकिन एक्सप्लेनेशन ज़्यादा थी। आज हम 100+ क्वेश्चन करने की जो है वो कोशिश करेंगे, अपना बेस्ट देंगे। तो अभी स्टार्ट करते हैं अपना सबसे पहला क्वेश्चन। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन आता है डैश 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 इज मेंटेन्ड टू नो हाउ द वर्कर्स टाइम शोन बाय द टाइम कार्ड्स स्पेंट ऑन वेरियस जॉब। यानी कि जो हमारे कर्मचारी हैं उनके द्वारा विभिन्न कार्यों पे विभिन्न जो वर्क्स है मतलब डिफरेंट वर्क्स है वो उन पे कितना टाइम जो है वो स्पेंड कर रहे हैं उस चीज़ के बारे में जो है यह जानने के लिए जो है वो क्या रखा जाता है। तो ये जानने के लिए क्या हमारे यहाँ डेली टाइम शीट रखी जाती है या वीकली टाइम शीट रखी जाती है, जॉब कार्ड रखा जाता है या फिर नन ऑफ दिस इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले तो आप जानिए कि जो हमारा डेली टाइम शीट होता है उसमें हम रिकॉर्ड करते हैं टाइम पर डे का जो है उसमें रिकॉर्ड किया जाता है, ना कि पूरी एक जॉब पे एक कर्मचारी ने कितना टाइम जो है वो स्पेंड किया है ये चीज़ चेक करते हैं। तो वीकली में जो है वो वीकली टाइम जो है वो देखा जाता है, मतलब ट्रैक ओवरऑल जो वीक में टाइम लगाया गया वो देखा जाता है। तो हमारा ये देखा जाता है जॉब कार्ड्स में जो है ये देखा जाता है कि कहाँ पर जो है मतलब किस एम्प्लॉय का टाइम जो है वो डिफरेंट जॉब्स में जो है वो डिफरेंशियल करके जो है वो देखा जाता है। तो हमारा ऑप्शन यहाँ पर कौन सा करेक्ट जाएगा, यहाँ पर जाएगा जॉब कार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें कहता है इन टाइम वेजेस सिस्टम वेजेस आर पेड अकॉर्डिंग टू द टाइम वेजेस सिस्टम है हमारा एक वेजेस पे करने का। तो उसमें बताइए कि आप वेजेस जो है वो कैसे पे करते हैं, प्रोडक्शन के बेस पे, टाइम के बेस पे या फिर बोथ मतलब प्रोडक्शन और टाइम दोनों के बेस पे या फिर नन ऑफ दिस। तो उसमें टाइम वेजेस सिस्टम उसमें आपको दिख रहा है टाइम, तो आप किस चीज़ पे जो है उसका बेस वेजेस जो है वो देते हैं, वो टाइम के बेस पे जो है आप वहाँ पर वेजेस देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें कहता है अंडर पीस रेट सिस्टम ऑफ वेजेस पेमेंट इज मेड अकॉर्डिंग टू द, यानी कि पीस जो आपका पीस रेट सिस्टम है उसमें आप वेजेस जो पेमेंट करते हैं वो कैसे पे करते हैं, किस आधार पे पे करते हैं। क्वांटिटी ऑफ वर्क्स डन, यानी कि जो किए गए कार्य है उसकी मात्रा के बेस पे या फिर टाइम के बेस पे। टाइम के बेस पे हमने अभी देखा था, टाइम के बेस पे हमारा ये नहीं था, टाइम के बेस पर जो है वो हमारा था टाइम वेजेस सिस्टम। तो हमारा ये जो है कौन सा ऑप्शन जाएगा यहाँ पर करेक्ट, यहाँ पर हमारा करेक्ट जाएगा। तो टाइम तो होगा नहीं, टाइम जब हमारा नहीं होगा तो दोनों ऑप्शन जो है वो कट गया। यहाँ पर जाता है क्वांटिटी ऑफ न वर्क डन। पीस रेट्स जो सिस्टम होता है उसमें आपकी वेजेस जो है जो आप मतलब कितना आप प्रोडक्शन कर रहे हैं उसकी क्वांटिटी देखी जाती है और क्वांटिटी के बेस पर ही जो है वो आपको पेमेंट किया जाता है। तो यहाँ पर ये कौन सा जाएगा, क्वांटिटी ऑफ वर्क डन बाय द वर्कर। तो उसके बेस पर जो है आपको क्या मिलती है, वेजेस मिलती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन न्यूमेरिकल है और न्यूमेरिकल जो है वो क्या कहता है अभी देखते हैं। सबसे पहले तो जो है फॉर ए वर्क ऑर्डर स्टैंडर्ड टाइम एंड टाइम टेकन आर 20 आवर्स एंड 15 आवर्स रेस्पेक्टिवली, टाइम रेट बीइंग Rs2 पर आवर, टोटल वेजेस पेएबल अंडर रो1 प्रीमियम प्लान। तो रो1 प्रीमियम प्लान का जो है वो वेजेस पे करने के बारे में आपसे पूछा गया कि रो1 प्लान के अकॉर्डिंग आप कितना वेजेस पे करेंगे। तो रो1 प्लान के बेसिक पे जो है आपको कैसे वेजेस पे करेंगे अभी देखते हैं। सबसे पहले तो आपका स्टैंडर्ड टाइम जो है वो कितना है, 20 आवर्स है। टाइम टेकन जो कितना लिया है आपने, 15 आवर्स लिया है। और उसके बेस पे जो आर्ली रेट है आपका वो कितना है, आर्ली रेट जो है वो आपका कितना है, 2 रुपीज़ है। तो ये क्वेश्चन में जो है वो आपको दिया गया है, इसके अकॉर्डिंग पे जो है आपको क्या निकालना है, रो1 का जो है वो निकालना है। तो सबसे पहले हम बेसिक वेजेस देखते हैं, हमारी बेसिक वेजेस जो है कितनी होगी। तो बेसिक वेजेस जो है वो हमारी कितनी होगी, 15 आवर्स जो है उसने टाइम जितना मतलब टाइम टेकन किया है उसने मतलब टाइम लिया है, तो कितना हो गया हमारे बेसिक वेजेस हमारी होगी 30 आवर्स। 30 आवर्स तो हमारी हो ही गई। अब देखते हैं कि 30 आवर्स में और क्या प्लस होगा। उसके बाद में जो है ना क्या किया है उसने,
एक्स्ट्रा काम किया है कितना आवर्स, 5 आवर्स, मतलब उसको बोनस के जो है वो दिए जाएंगे। अब बोनस निकालने के लिए मैं यहाँ पर लिख दे रही हूँ, ठीक है, ऊपर यहाँ पर, तो आपको अलग कलर से लिख दे रही हूँ। तो बोनस निकालने का हमारा फॉर्मूला क्या होता है कि s माइनस में t डिवाइडेड बाई s, और हमारा होता है मल्टीप्लाई t और मल्टीप्लाई r। s हमारा स्टैंडर्ड टाइम, t टाइम टेकन कितना लिया है, स्टैंडर्ड टाइम, t टाइम टेकन, और r रेट होता है हमारा। तो इसके बाद में हम इसमें जो है वो रखते हैं अपनी चीज़ों को और देखते हैं कि कितना जो है वो हमारा आता है। स्टैंडर्ड जो है वो कितना था 20 माइनस में 15 डिवाइडेड बाई 20, मल्टीप्लाई करेंगे टाइम टेकन 15 से और मल्टीप्लाई 2 रेट से। तो यहाँ पर कितना है 5 डिवाइडेड बाई 20 मल्टीप्लाई 30, 15 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल में 7.5। तो एक जो बेसिक वेजेस थी वो तो थी हमारी 30 आवर्स की, लेकिन उसमें हमारा प्लस और हो जाएगा क्या, बोनस। और बोनस हमारा कितने तक का था 7.5 आवर्स का। तो ये कितना हो जाएगा 37.5 आवर्स जो है वो उसका आंसर आ जाएगा हमारा। कितना आएगा 37.5, ये हमारा इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें कहता है टेलर्स डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम प्रोवाइड्स फॉर हायर रेट टू डैश 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 वर्कर्स। क्या करती है, मतलब टेलर की विभेदक टुकड़ा दर प्रणाली जो है वो कर्मचारियों को अधिक दर प्रदान करती है। कब, प्रभावी होने पर, अप्रभावी होने पर, या फिर दोनों होने पर। तो वो जो है इफ़िशिएंट होने पर जो है वो उसको क्या मतलब जब वो बंदा जो है वो एफिशिएंट होता है, कर्मचारी जो है वो हमारा एफिशिएंट होता है, तो हमारा जो टेलर डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम होता है उसके अकॉर्डिंग जो है उसको क्या किया जाता है, अधिक दर यानी कि हायर रेट जो है वो उसको पे की जाती है। क्या की जाती है, हायर रेट जो है वो उसको पे की जाती है। तो यहाँ पर हमारा क्या जाएगा, एफिशिएंट जाएगा। बेसिक सी बात है, इनएफिशिएंट होने पर कौन ही उसकी जो दर है वो दुगना करेगा, नहीं करेगा ना कोई भी। तो एफिशिएंट होने पर जो है वो उसकी जो रेट होती है उसको डबल कर दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 106, और 106 क्वेश्चन जो है वो हमें क्या कहता है, डैश 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 इज मोस्ट सुटेबल व्हेन क्वालिटी ऑफ वर्क इज ऑफ प्राइम इम्पोर्टेंस। यानी कि इनमें से कौन सा सिस्टम जो है वो सबसे ज़्यादा उपयोगी तब होता है, यूज़फुल तब होता है जब हम सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट की क्वालिटी पे ध्यान दे रहे होते हैं, ना कि क्वांटिटी पे। तो जब आप क्वालिटी पे ध्यान दे रहे होते हैं तो सबसे बेस्ट हमारा मेथड होता है टाइम वेजेस सिस्टम। टाइम वेजेस सिस्टम जो है वो सबसे बेस्ट होता है जब हम किस पे ध्यान देते हैं, क्वालिटी पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका पूछा गया है फॉर्मूला, और फॉर्मूला मुझे बताइए। हाल से प्रीमियम का फॉर्मूला जो है वो हमारा क्या होता है, हाल से प्रीमियम का हमारा फॉर्मूला जो है वो फॉर्मूला ऑफ द कैलकुलेशन ऑफ वेजेस अंडर हाल से प्रीमियम सिस्टम इज। तो हाल से प्रीमियम सिस्टम का हमारा फॉर्मूला जो है वो क्या होता है, हाल से प्रीमियम का हमारा फॉर्मूला होता है वेजेस का टाइम टेकन मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई होता है 50% ऑफ, मल्टीप्लाई 50% ऑफ टाइम सेव, और मल्टीप्लाई होता है हमारा रेट से। तो जिसको हम शॉर्ट में जो है वो लिख देते हैं T मल्टीप्लाई R 0.5 और हमारा मल्टीप्लाई S 50% ऑफ टाइम सेव। तो हमारा टाइम सेव्ड हमारा कैसे निकलता है, जब हम स्टैंडर्ड में से टाइम टेकन को जो है वो माइनस कर देते हैं और मल्टीप्लाई हमारा क्या होता है, R होता है। तो ये जो है वो हमारा फॉर्मूला निकल के आता है टाइम टेकन मल्टीप्लाई रेट प्लस 0.5% मल्टीप्लाई किसका, S माइनस में T, यानी कि जो मैंने यहाँ पर लिखा टाइम सेव्ड। टाइम सेव्ड हमारा कब निकलता है, जब स्टैंडर्ड टाइम में से हम टाइम टेकन को माइनस कर देते हैं, तो हमारा ये निकलता है टाइम सेव्ड, और मल्टीप्लाई जो होता है क्या होता है, रेट। तो अब ऐसे ही इनमें देखते हैं कि कौन सा हमारा जो है T मल्टीप्लाई R आ रहा है, कहीं नहीं आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो हमारा कहाँ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। बेटा फॉर्मूले जो है वो आपको बहुत अच्छे से याद होने चाहिए सारे के सारे। आपका एग्ज़ाम है कल,
तो फॉर्मूले बहुत अच्छे से, अभी लास्ट टाइम है तो एक A4 शीट लीजिए और उस पर अपने सारे फॉर्मूले लिखिए। और अगर कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएगा तो बहुत ही छोटा सा आता है कि जिसको आप डायरेक्ट फॉर्मूले में रख के डायरेक्ट मल्टीप्लाई करोगे, डायरेक्ट जो है वो आपका आंसर आ जाएगा, मतलब डायरेक्ट कैलकुलेशन करोगे, डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए। तो यहाँ पर हाल से प्रीमियम का जो है फॉर्मूला आपको पता चल गया है। अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है अंडर मैरिक मल्टीपल पीस रेट सिस्टम 110, कितना दिया है 110 दिया है, ऑफ द ऑर्डिनरी पीस रेट इज गिवन टू वर्कर्स हुज लेवल ऑफ परफॉर्मेंस इज बिटवीन ऑफ द स्टैंडर्ड आउटपुट, यानी कि किसके बीच में उसका आउटपुट होना चाहिए, कितने परसेंटेज के बीच में उसका आउटपुट होना चाहिए कि उसको जो है वो 110% जो है वो ऑर्डिनरी पीस रेट के हिसाब से जो है उसको गिवन है क्या, उसकी वेजेस। तो उसमें हमारा होता है कि जब हमारा 0.0 से 83% होता है तो हम इसमें कुछ पे करते हैं, आई थिंक कितना है वो। इसकी बेटा 3 कैटेगरी होती है हमारी, कितनी कैटेगरी होती है, 3 कैटेगरी होती है। फिर इससे हमारी होती है 100% तक, और फिर नेक्स्ट हमारी होती है 100 से 120 तक। तो जब हमारा इसमें आता है, जब हमारा 0 से 183% के बीच में आता है तो हमें सामान्य रेट यानी कि नॉर्मल रेट जो है वो हमें कितनी मिलती है, नॉर्मल रेट जो है वो हमें 100 मिलती है। कितनी मिलती है, 100 मिलती है। लेकिन वहीं पर अगर वो 83 से 100 के बीच में होता है तो वहाँ पर हमें नॉर्मल रेट जो है वो कितनी मिलती है, नॉर्मल रेट जो है वो 110% मिलती है। कितना मिलता है, 110%। और वहीं हमारा जब 100% से 120% के बीच होता है तो वहाँ पर हमारी नॉर्मल रेट जो है वो कितनी मिलती है, हमें 120% जो है वो मिलती है। ठीक है, इतनी चीज़ों के बीच में जो है इनका 3 हिस्सों में जो है उसको बांट दिया गया है। किसका मतलब जो हमारे वर्कर्स होता है उनका उनकी परफॉर्मेंस को जो है वो 3 हिस्सों में बांटा गया है, 0 से 83%, 83 से 100%, 100% से 120, किसमें, मैरिक मल्टीपल पीस रेट सिस्टम में। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। अब चलते हैं नेक्स्ट। तो यहाँ पर अगर उस परसेंटेज की बजाय 100 या फिर 70%, अगर 70% दे के पूछता तो हमारा ऑप्शन ये हो जाता। अगर 110% मतलब यहाँ पर अगर 100% दे के पूछता तो 0 से 83% हो जाता। 110 पूछा है तो 83 से 100% होगा। 120 देकर पूछा होता तो 100 से 20 के बीच होता। तो यहाँ पर हमारा कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट जाएगा, 110 पूछा है तो हमारा कौन सा जाएगा, 83% से 110% की जो हमारे पीस होता है उसमें जो है वो हमारा जाता है वर्कर्स परफॉर्मेंस। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमें क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें कहता है अंडर मैरिक मल्टीपल पीस रेट सिस्टम 120% ऑफ द ऑर्डिनरी पीस रेट इज गिवन टू वर्कर्स हुज लेवल ऑफ परफॉर्मेंस इज बिटवीन ऑफ द स्टैंडर्ड आउटपुट। तो मैंने अभी अभी बताया है 0 से 83% तक जो है वो हमारा कहाँ जाएगा, वहाँ पर नॉर्मल रेट जो है वो कितनी मिलती है, 100% मिलती है। 83 से 100 हमारा 110 मिलती है, और 100% से 120 जो है वो हमें कितनी मिलती है, 120% मिलती है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट जाएगा, 100 से 120 है ना, तो 100 से 120 के बीच में जो है वो हमारी रेट जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 110। उसने पूछा है अंडर मैरिक मल्टीपल पीस रेट सिस्टम ऑर्डिनरी पीस रेट इज गिवन टू वर्कर्स हुज लेवल ऑफ परफॉर्मेंस इज बिटवीन डैश 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 ऑफ द स्टैंडर्ड आउटपुट। मैरिक की बहु टुकड़ा दर प्रणाली के अंतर्गत जिन श्रमिकों का प्रदर्शन मानक उत्पादन के बीच होता है उन्हें सामान्य टुकड़ा दर जो है वो दी जाती है। तो किसी सामान्य दी जाती है, हमारा जो 0 से 83% के बीच में होता है उनको जो है वो नॉर्मल दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 111। और 111 क्वेश्चन नंबर जो है वो क्या कहता है, डैश 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 इन 2 पीसेस रेट आर सेट फॉर ईच जॉब। मतलब कौन से मेथड में जो है वो आपकी 2 पीस रेट को जो है वो सेट कर दिया जाता है हर एक जॉब के लिए। तो वो हमारे किस में होता है, मैरिक में होता है। नहीं, मैरिक में तो हमारे 3 होते हैं।
रोवन में होता है नहीं, टेलर में जो है वो हमारे दो मेथड्स को जो है वो सेट कर दिया जाता है, दो मेथड्स को जो है वो चेक, मतलब दो मेथड्स के अकॉर्डिंग जो है वो चीज़ों को देखा जाता है। मैरिक में जो है वो हमारे तीन चीज़ों में जो है बांट दिया गया है, और रोवन तो जो है वो हमारा किस पे बेस होता है, बोनस प्लान पे जो है बेस होता है, जहाँ पर मतलब टाइम सेव होता है, मतलब टाइम सेव्ड किया जाता है। तो टेलर में रोवन में जो है वो बोनस पे बेस होता है, और टेलर में जो है वो हमारे किस पे होता है, टू कैटेगरीज में जो है इसको बांट दिया जाता है, एक तो हायर होती है और एक जो है वो बिलो स्टैंडर्ड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 112 जो है वो क्या कहता है, बेसिक ऑफ अपॉर्शनमेंट ऑफ स्टोर सर्विस एक्सपेंसेस इज, स्टोर सेवा व्यय को जो है आवंटन का आधार है, मतलब जो हमारे स्टोर सर्विस एक्सपेंसेस होते हैं उनको हम किस बेस पे जो है वो क्या करते हैं, अपॉर्शनमेंट करते हैं। अपॉर्शनमेंट मतलब होता है कि उनको किस बेस पे जो है वो अलग अलग डिपार्टमेंट्स में जो है वो डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन हमें दिया गया है, सबसे पहले दिया है वैल्यू ऑफ मटेरियल्स कंज्यूम, जो मटेरियल हम कंज्यूम करते हैं, यूनिट्स ऑफ मटेरियल कंज्यूम, या फिर प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस, जो हम प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करते हैं, या फिर नन ऑफ दिस। तो जो हमारा स्टोर सर्विस एक्सपेंसेस होता है उसको जो है हम वैल्यू ऑफ मटेरियल्स कंज्यूम्ड के बेस पर जो है वो हर एक डिपार्टमेंट में उसको क्या करते हैं, बांट देते हैं, उसका अपोर्शन कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 113 कहता है बेसिस ऑफ अपॉर्शनमेंट ऑफ वेलफेयर डिपार्टमेंट एक्सपेंसेस इज, वेलफेयर डिपार्टमेंट एक्सपेंसेस को किस बेस पर जो है वो आप डिवाइड करते हैं। बेटा इनमें समझाने लायक कुछ नहीं है, ये सारी चीज़ें आपको आपके कंटेंट में प्रोवाइड की गई थी, और ये सब चीज़ें जो है वो याद करने वाली है। तो इसलिए मैं डायरेक्ट, क्योंकि हमें 100+ क्वेश्चन करने हैं, इसलिए मैं तो जो है वो थोड़ा जल्दी कर रही हूँ। तो बेसिस ऑफ अपॉर्शनमेंट ऑफ वेलफेयर डिपार्टमेंट एक्सपेंसेस, यानी कि वेलफेयर डिपार्टमेंट एक्सपेंसेस को किन के बेसिस पे जो है वो आप अपॉर्शनमेंट करते हैं। तो वेलफेयर डिपार्टमेंट एक्सपेंसेस को जो है आप वो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ के बेस पर जो है वो क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। किसके बेस पर डिवाइड करते हैं, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ के बेस पर जो है वो डिवाइड किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमें क्या कहता है, 114 जो है वो कहता है बेसिस ऑफ अपॉर्शनमेंट ऑफ क्रच एक्सपेंसेस। क्रच क्या होता है, क्रच एक्सपेंसेस एक ऐसे एक्सपेंसेस जो स्पेशली जो फीमेल्स होती हैं और जो मदर होती है उनके बच्चों के लिए जो कुछ अलग से फैसिलिटीज़ दी जाती है, तो उसको क्रच एक्सपेंसेस में रखा जाता है। तो उनको जो है वो नंबर्स ऑफ एम्प्लॉयज़ के बेस पर दिया जाता है। नहीं, एम्प्लॉयज़ में आपके मेल भी होते हैं, फीमेल भी होते हैं, लेकिन वो स्पेशली जुड़ी किससे है, फीमेल से। तो नंबर ऑफ ना फीमेल एम्प्लॉयज़ के बेस पे दिया जाता है, नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉयज़ के बेस पे नहीं, मेल पे नहीं दिए जाएंगे, टोटल एम्प्लॉयज़ पे नहीं दिए जाएंगे, वो जो है हमारे स्पेशली फीमेल एम्प्लॉयज़ से जो है वो रिलेटेड होते हैं, तो उसी के बेस पर जो है वो उसको बांटा जाता है, उनका अपॉर्शनमेंट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें कहता है अंडर स्टेप मेथड, under step method of reapportionment of cost of service departments, the cost of last service department is apportioned only to the, सेवा विभागों की लागत के पुनः आवंटन के स्टेप विधि में अंतिम सेवा विभाग की लागत केवल को आवंटित की जाती है। किसको, लास्ट में सबसे किसको जो है वो उसको बांटा जाता है। तो उसमें हमारे ऑप्शन दिए हुए हैं, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सर्विस डिपार्टमेंट, या फिर बोथ, दोनों के दोनों डिपार्टमेंट्स में। दोनों के दोनों डिपार्टमेंट्स में जो है वो बांटा जाता है। तो सबसे पहले आप देखिए हमारा अंडर स्टेप मेथड ऑफ रीअपोर्शनमेंट, जब रीअपोर्शनमेंट किया जाता है तो लास्ट में जो सर्विस डिपार्टमेंट में जो है वो हमारा जो कॉस्ट होता है, लास्ट सर्विस डिपार्टमेंट को जो है वो कैसे बांटा जाता है, वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में अपोर्शनमेंट किया जाता है उसका, या फिर सर्विस में। तो उसका जो है वो हमारा किस में किया जाता है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में जो है उसका अपोर्शन किया जाता है, क्योंकि लास्ट सर्विस डिपार्टमेंट जो है वो कॉस्ट इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड टू अदर सर्विस डिपार्टमेंट, वो अदर सर्विस डिपार्टमेंट को डिस्ट्रीब्यूट नहीं की जाती है, वो सिर्फ और सिर्फ किसको की जाती है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को की जाती है, लास्ट वाली सबसे। फिर उसके बाद में आता है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, और क्वेश्चन नंबर 116 क्या कहता है हमें,
मशीन आर रेट इज ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग द टोटल रनिंग एक्सपेंसेस ऑफ ए मशीन ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर पीरियड बाय द। मशीन घंटे की दर किसी विशेष अवधि में मशीन के कुल परिचालन व्यय को से विभाजित करके जो है वो प्राप्त की जाती है। किससे विभाजित की जाती है? ये तो सीधा सीधा है बेटा कि उसको जो है वो नंबर ऑफ आवर से डिवाइड किया जाता है। नंबर ऑफ आवर से डिवाइड करने के बाद ही जो है वो हमें उसका पता चलता है। टोटल रनिंग एक्सपेंसेस को हम किससे डिवाइड करते हैं? नंबर ऑफ आवर से जो है वो हम उसको डिवाइड करते हैं, तो हमें किसका पता चलता है? मशीन आवर रेट का पता चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमें कहता है डैश 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 इज द अमाउंट ऑफ विच द अब्सॉर्ब्ड ओवरहेड्स फॉल शॉर्ट ऑफ द एक्चुअल अमाउंट ऑफ ओवरहेड्स इनकर्ड। तो हमारा is the amount by which the absorbed overheads fall short of the actual amount of overheads incurred। वह राशि है जिसमें अवशोषित ओवरहेड्स वास्तविक ओवरहेड से कम होते हैं। तो किस कौन सा होता है? वो ओवर अब्सॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड होता है। इसमें कहा गया है कि वह राशि जिससे अवशोषित ओवरहेड वास्तविक ओवरहेड से कम हो जाते हैं। तो उसमें क्या होता है? जब हमारा अंडर अब्सॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड होता है तब हमारा क्या होता है? तब हमारी वो राशि जो है वो कम हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 118। क्वेश्चन नंबर 118 जो है वो क्या कहता है? डैश 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 इज द एक्सेस ऑफ ओवरहेड्स अब्सॉर्ब्ड ओवर द एक्चुअल अमाउंट ऑफ ओवरहेड्स इनकर्ड। डैश 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 वह अधिक राशि है जो अवशोषित ओवरहेड्स वास्तविक ओवरहेड से अधिक होता है। वहाँ पर कम था तो यहाँ पर क्या जाएगा? हमारा ओवर जाएगा। यहाँ पर जब ओवर होगा तभी तो हमारे जो ओवरहेड्स हैं वो एक्चुअल में जो है वो ज़्यादा होते हैं। तो यहाँ पर उसने पूछा है कि ओवरहेड्स अधिक होंगे तो हमारा ओवर अब्जॉर्प्शन ओवरहेड जाएगा। अगर यहीं पर पूछता ओवरहेड से कम होगा तो हमारा अंडर अब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या कहता है? when dash 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 is issued on the basis of budgeted overheads and the rate of applied to the actual base, the actual overhead expenses may be different from the charged overhead। जब डैश 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 बजटेड ओवरहेड्स के आधार पर उपयोग की जाती है और दर को वास्तविक आधार पर लागू किया जाता है तो वास्तविक ओवरहेड खर्च और चार्ज किए गए ओवरहेड्स में अंतर हो जाता है। तो ये कब हो सकता है? कब हो सकता है? ये जब हम उसको डिटरमाइन करते हैं, मतलब उसको जब हम पूर्व निर्धारित करते हैं, प्री डिटरमाइन करते हैं, तो ये डिफरेंस जो है वो तभी आ सकता है। प्री डिटरमाइन की गई चीज़ में से ही जो है वो एक्चुअल करने के बाद में डिफरेंस आता है। ठीक है, और उन्होंने यही पूछा है कि डिफरेंस जो है वो कब आ सकता है? तो ये डिफरेंस जो है जब हम चीज़ों को डिटरमाइन करते हैं। तो जब मतलब वैन प्री डिटरमाइंड रेट जो है वो होती है, और प्री डिटरमाइंड रेट जैसे वो क्या होती है? हमारी स्टैंडर्ड रेट भी जो है हम बोल सकते हैं वो होती है, और एक्चुअल में जो है उसका डिफरेंस आ जाता है, वेरिएंस हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 120 जो है वो क्या कहता है? एक्सपेंसेस इनकर्ड ड्यूरिंग प्रोडक्शन अदर देन डायरेक्ट मटेरियल्स एंड डायरेक्ट लेबर आर कॉल्ड। मतलब एक्सपेंसेस इनकर्ड हुए हैं ड्यूरिंग प्रोडक्शन के अदर देन डायरेक्ट मटेरियल एंड डायरेक्ट लेबर, तो हम उसको जो है वो क्या कहेंगे? आर कॉल्ड। हमारा जो एक्चुअल फैक्ट्री जो हमारा होता है उसको जो है हम वो कहेंगे एक्चुअल बोला जाता है। और दोज चार्ज टू प्रोडक्शन ऑन एस्टिमेटेड बेसिस आर कॉल्ड, तो उसको जो है हम क्या बोलते हैं? अप्लाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अप्लाइड जो है उसको बोला जाता है। वास्तविक और लागू मतलब प्रत्यक्ष सामग्री और प्रत्यक्ष श्रम के अलावा उत्पादन के दौरान होने वाले खर्चों को जो है वो वास्तविक फैक्ट्री व्यय कहा जाता है। और जो अनुमानित आधार पर उत्पादन के चार्ज किए जाते हैं उन्हें जो है वो लागू जो है वो कहा जाता है, मतलब अप्लाइड जो है वो उनको कहा जाता है। तो हमारा कौन सा जाएगा? एक्चुअल और अप्लाइड ऑप्शन जो है यहाँ पर हमारा करेक्ट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमें कहता है द पर यूनिट एक्सपेंसेस ऑफ डैश 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 पोर्शन फैक्ट्री ओवरहेड वेरियस
वेरीज विद द वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन while dash 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 portion remains the same with volume। उत्पादन की मात्रा के साथ फैक्ट्री ओवरहेड का डैश 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 भाग प्रति यूनिट खर्च बदलता है, जबकि डैश 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 भाग मात्रा के साथ समान रहता है। कौन सा भाग जो है मतलब कौन सा, जैसे फिक्स्ड और वेरिएबल हमारे पास दो चीज़ें हैं, हमें ऑप्शन से नज़र आ रही है। तो उसने पूछा कि मतलब जो फैक्ट्री का प्रोडक्शन ओवरहेड होता है वो भाग जो है वो प्रति यूनिट के साथ में खर्च बदलता रहता है, जबकि भाग मतलब वो वाला पार्ट जो मात्रा के साथ साथ जो है वो समान रहता है। तो वो हमारा कौन सा होता है, हमें पता है अच्छे से कि जो अगर हम फैक्ट्री में जो है प्रोडक्शन करेंगे तो वो जो है हमारा बदलता रहता है। क्या बदलता रहता है, हमारा वेरिएबल जो है वो बदलता रहता है, जबकि हमारा फिक्स्ड जो है वो हमारा क्या रहता है, वहीं पर ही सेम रहता है। तो इसका ऑप्शन जो है वो कौन सा जाएगा, वेरिएबल एंड फिक्स्ड जो है उसका हमारा आंसर जाएगा ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें कहता है डैश 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 एक्सपेंसेस आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम कॉस्ट, यानी खर्चों को लागत से बाहर रखा जाता है। कौन से खर्चों को जो है वो लागत से बाहर रखा जाता है, नॉर्मल का तो हम पहले ही एस्टिमेट कर लेते हैं, तो उनकी कुछ चीज़ें जो है वो हम ऐड कर लेते हैं, लेकिन अब नॉर्मल जिनका हमें पता ही नहीं होता है तो वो जो है हमारा कॉस्ट से बाहर रखा जाता है। यहाँ पर आंसर जाएगा हमारा अब नॉर्मल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या कहता है, सच एक्सपेंसेस विच आर इंक्लूडेड फॉर टेकिंग मैनेजरियल डिसीजंस आर कॉल्ड, यानी कि ऐसे कौन से खर्चे हैं जो मैनेजरियल डिसीजन में जो है वो लिए जाते हैं, मतलब उन्हें क्या कहा जाता है। ऐसे खर्चे जो प्रबंध के निर्णय लेने के लिए शामिल किए जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है। तो प्रबंध के निर्णय लेने के लिए जो है ऐसे कौन से खर्चे होते हैं जिनको मतलब शामिल किया जाता है, तो उनको क्या कहते हैं, मतलब ऐसे खर्चे यहाँ पर लिखा हुआ है इवन दो दे आर नॉट इनकर्ड, चाहे वो इनकर्ड भी नहीं किए गए, चाहे उनको वहन भी नहीं किया गया है, लेकिन फिर भी डिसीजन मेकिंग में जो है वो उनको शामिल किया जाता है। तो ऐसे खर्चों को जो है वो हम कल्पित खर्चे मानते हैं, मतलब इमेजिनरी यानी कि इम्प्यूटेड जो है ऐसे खर्चों को जो है वो माना जाता है। एक्चुअल जो हमारे होते हैं इन सब चीज़ों को जो है वो नहीं माना जाता है। तो हमारे कौन से खर्चे होते हैं, ऐसे खर्चे हमारे इम्प्यूटेड जो है वो माने जाते हैं। इम्प्यूटेड होता है, इम्प्यूटेड कॉस्ट आना मतलब हाइपोथेटिकल वैल्यू होती है, हाइपोथेटिकल वैल्यू होती है डिसीजन मेकिंग करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या कहता है, डैश 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 एक्सपेंसेस आर पार्टली फिक्स्ड एंड पार्टली वेरिएबल। इनमें से जो है मतलब कौन से खर्चे जो है मतलब ऐसे होते हैं जो पार्टली जो है वो फिक्स्ड होता है, पार्टली वेरिएबल होता है। कल भी बताया था वैसे खर्चे जो है वो हमारे सेमी वेरिएबल खर्चों को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें कहता है अनसक्सेसफुल रिसर्च एक्सपेंडिचर शुड बी डैश 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 कॉस्ट अकाउंट्स, यानी कि जो हमारे अनसक्सेसफुल रिसर्च के जो हमारे एक्सपेंसेस होते हैं उनको लागत लेखों में जो है वो इंक्लूड किया जाता है, एक्सक्लूड किया जाता है, या फिर उनका ना अपोर्शन मतलब ना कुछ आवंटित जो है वो किए जाते हैं, अपोर्शन किए जाते हैं, या फिर नन ऑफ दी। तो जो अनसक्सेसफुल रिसर्च एक्सपेंडिचर होते हैं उनको जो है हम इंक्लूड नहीं करते हैं, वे हमारे इंक्लूड नहीं होते हैं। अगर यहीं पर सक्सेसफुल रिसर्च एक्सपेंडिचर होता तो उनको हम इंक्लूड करते, लेकिन यहाँ पर बोला गया अनसक्सेसफुल रिसर्च एक्सपेंडिचर, तो ये क्या होगा हमारा एक्सक्लूडेड होते हैं कॉस्ट अकाउंट से, वहाँ पर इंक्लूड नहीं किए जाते हैं। मतलब इंक्लूड सिर्फ और सिर्फ हमारे रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो होता है उन वाले खर्चों को जो है वो किया जाता है, मतलब जो हमारे सक्सेसफुल रिसर्च एंड डेवलपमेंट होते हैं उनको हम इंक्लूड कर लेते हैं, लेकिन अगर हमारे अनसक्सेसफुल रिसर्च या अनसक्सेसफुल डेवलपमेंट है तो उनको जो है हम इंक्लूड नहीं करते हैं, उनको एक्सक्लूड किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 126 और 126 क्या कहते हैं, सैलरी पेड टू जनरल मैनेजर इज़ एन आइटम ऑफ एक्सपेंसेस। जनरल मैनेजर को जो है वो हमें सैलरी पेड करनी है, तो वो कौन सा आइटम होगा, वो फिक्स्ड होगा, वेरिएबल होगा, सेमी वेरिएबल होगा। अब आप मुझे एक बात बताइए कि जिसकी सैलरी हम फिक्स करते हैं वो एक बार फिक्स कर दी जितनी वो उतनी तो रहती है ना, वो बाद में कि इंक्रीमेंट होता रहता है वो चीज़ें अलग है, लेकिन अगर हमें पता है कि इस मंथ में उसको इतनी सैलरी देनी है तो वो फिक्स है ना, तो वो हमारा यहाँ पे क्या जाएगा, वो हमारा फिक्स जाएगा, वो हमारी एक फिक्स्ड थिंग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या कहता है, फैंसी पैकिंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश डैश एक्सपेंसेस। फैंसी पैकिंग यानी कि मतलब आकर्षक, अट्रैक्टिव दिखाना है अपनी पैकिंग को, तो वो किस चीज़ का
एग्जाम्पल होती है सेलिंग का, डिस्ट्रीब्यूशन का, एडमिनिस्ट्रेशन का या फिर फैक्ट्री का, तो वो जो है हमारी सेलिंग एक्सपेंसेस का जो है वो हमारा पार्ट होती है। सीधे सीधे आपको पता है फैंसी पैकिंग है, पैकिंग यानी कि बेचने के लिए किया गया है, तो वो हमारा कौन सा एक्सपेंसेस होता है, सेलिंग एक्सपेंसेस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें कहता है टेलीफोन एक्सपेंसेस इज डैश एक्सपेंसेस, मतलब टेलीफोन जो एक्सपेंसेस होते हैं वो कौन से एक्सपेंसेस होते हैं, वेरिएबल, सेमी वेरिएबल या फिर फिक्स। आप एक बात बताइए, एक्सपेंसेस जो वैसे फ़ोन्स यूज़ किए जाते हैं, मतलब जो मोबाइल फ़ोन्स की बात नहीं कर रही हूँ कि आपने जो है मतलब जितने का रिचार्ज करा लिया उतना काम चल रहा है, वो वाले फ़ोन्स की बात नहीं हो रही, टेलीफोन की बात हो रही है, वो मोबाइल फ़ोन्स में आते हैं, टेलीफोन है। तो बात ये है कि इनमें जो है एक कॉस्ट होती है फिक्स कि आप यूज़ करो या ना करो, इतनी तो जाएगी ही जाएगी, और जब आप उसको यूज़ करते हैं तो यूज़ करने के ऊपर भी जो है वो आपकी कॉस्ट जो है वो डिपेंड करती है, यानी कि यूज़ करने के साथ साथ जो है वो कॉस्ट बढ़ती रहती है, यानी कि एक मिनिमम कॉस्ट तो तय हो ही गई कि इतने तो लगनी ही लगनी है, लेकिन अगर आप उसको यूज़ करेंगे तो उसमें वेरिएबल भी जाएगी, यानी कि हाफ फिक्स्ड कॉस्ट होती है और बाकी वेरिएबल कॉस्ट होती है, तो ये यहाँ पर हमारी कौन सी जाएगी, सेमी वेरिएबल कॉस्ट होती है। टेलीफोन एक्सपेंसेस सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस होते हैं हमारे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या कहता है, 129 क्वेश्चन पे हम आ गए हैं। प्राइमरी पैकिंग इज एन आइटम ऑफ, मतलब प्राथमिक पैकिंग की श्रेणी में आता है, मतलब डैश डैश डैश, जो हमारी प्राइमरी पैकिंग होती है वो किस में आती है, वो हमारी सेलिंग ओवरहेड्स में आती है। सेलिंग ओवरहेड्स में हमारी लास्ट वाली पैकिंग आती है, प्राइमरी पैकिंग नहीं आती है। तो प्राइमरी पैकिंग जो है हमारी किस में आती है, हमारी प्राइम कॉस्ट में जो है वो हमारी प्राइमरी पैकिंग को जो है वो रखा जाता है। जैसे कि मतलब इसेंशियल प्रोडक्ट्स होते हैं, प्रोडक्ट बनाने के लिए उनकी पैकिंग की जाती है, तो उसको जो है प्राइमरी पैकिंग में रखा जाता है, वो हमारी प्राइम कॉस्ट में जो है वो आती है। उसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन 130 हमें क्या कहता है, 130 हमें कहता है व्हेन फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट हैज़ एन एंडेड डेबिट बैलेंस फैक्ट्री ओवरहेड्स बोथ, यानी कि हमारा जो फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट है और उसमें हमारा डेबिट बैलेंस से वो हमारा ऐड हुआ है, तो फैक्ट्री ओवरहेड क्या होते हैं, ओवर अप्लाइड होते हैं, अंडर अप्लाइड होते हैं या फिर ए और बी दोनों होते हैं। तो वो जो है हमारे अंडर अप्लाइड होते हैं, क्या होते हैं, अंडर अप्लाइड होते हैं। और अगर वहीं पर जो है फैक्ट्री मतलब जो फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट है उसका एंड हो रहा होता क्रेडिट बैलेंस के साथ, तो हमारा फैक्ट्री ओवरहेड जो है वो क्या होता, हमारा ओवर अप्लाइड होता। क्या होता, ओवर अप्लाइड होता। अगर हमारा एंड हो रहा होता किस बैलेंस के साथ में, क्रेडिट बैलेंस के साथ में हो रहा था, लेकिन यहाँ पर किसके साथ में हो रहा है, डेबिट बैलेंस के, तो वो हमारा क्या होगा, अंडर अप्लाइड होगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 131 पर। क्वेश्चन नंबर 131 जो है वो हमें क्या कहता है, अंडर अप्लाइड और ओवर अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड शुड बी, क्या हो सकता है, कम या अधिक लागू किया गया फैक्ट्री ओवरहेड निम्न में से किस प्रकार किया जाना चाहिए, कैरिड फॉरवर्ड टू नेक्स्ट ईयर फॉरवर्ड करना चाहिए, सोन एज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स में दिखाना चाहिए, या फिर अपोर्शन अमंग कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंड एप्लीकेबल टू इन्वेंट्री, यानी कि हमारा जो है बिक्री की गई वस्तुओं की लागत और इन्वेंट्री में जो है वो बांटना चाहिए। तो जो हमारा फैक्ट्री, हमारा कौन से अकाउंट के बारे में बात की गई है, फैक्ट्री ओवरहेड के बारे में बात की गई है, और वो हमारा अंडर अप्लाइड है और ओवर अप्लाइड है। कुछ भी हो तो उसका हमें क्या करना चाहिए, तो उसको हमें जो है वो अपोर्शन कर देना चाहिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को, और हमारा जो एप्लीकेबल होता है क्या, इन्वेंट्री, उन दोनों को जो है उसका अपोर्शनमेंट जो है वो कर देना चाहिए। तो हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। आगे चलते हैं हम, हमारा क्वेश्चन आता है 132, और 132 जो है वो हमें क्या कहता है, 132 कहता है क्रेडिट एंड कलेक्शन कॉस्ट इज़ एन आइटम ऑफ, क्रेडिट और संग्रहण लागत जो है किस खर्च की श्रेणी में आता है, सेलिंग ओवरहेड में, ऑफिस ओवरहेड में, प्राइम कॉस्ट में, या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड में। तो वो जो है हमारा सेलिंग ओवरहेड में जो है वो हमारा आता है। क्रेडिट और कलेक्शन जो है वो हमारा किधर जाता है, सेलिंग ओवरहेड में जाता है। प्राइम कॉस्ट में तो हमारे वही होते हैं, मटेरियल डायरेक्ट, लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इन सबको रखा जाता है। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड में जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड चीज़ें आती है, तो हमारा किधर जाता है, ऑफिस ओवरहेड में जो है वो ऑफिस से रिलेटेड चीज़ें आती है।
तो हमारा यहाँ पर कौन सा जाता है, सेलिंग ओवरहेड जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 133। 133 जो है वो हमें क्या कहता है, वेयर हाउस कॉस्ट इज एन आइटम ऑफ, वेयर हाउस कॉस्ट जो है वो किसका आइटम होती है, ऑफिस ओवरहेड का, डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड का, मटेरियल कॉस्ट का, फिर वर्क्स ओवरहेड का। तो वेयर हाउस यानी कि सामान जो है वो स्टोर हाउस में रखा है, तो वो हमारा किसका होता है, डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड का जो है वो एक हमारा पार्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें कहता है इन डैश 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 ईच जॉब इज ए कोस्ट यूनिट टू विच ऑल कोस्ट आर असाइंड। तो ऐसी मतलब कौन सी क्या होता है हमारा, कौन सी कोस्टिंग होती है जिसमें हर एक जॉब को जो है वो कोस्ट यूनिट की तरह ट्रीट किया जाता है, तो वो हमारा जॉब कोस्टिंग होता है। आपको ऑप्शन पे भी नहीं जाना चाहिए था, क्या होता है, जॉब पोस्टिंग होता है। ऑप्शन जॉब पोस्टिंग इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें कहता है मटेरियल कॉस्ट ऑफ ईच जॉब आर डिटरमाइंड फ्रॉम, मटेरियल कॉस्ट ऑफ ईच जॉब आर डिटरमाइंड फ्रॉम मटेरियल रिक्विजिशन नोट, बिल ऑफ मटेरियल्स, बोथ या फिर नन ऑफ दीज। तो वो जो है हमारा मतलब जो हमारी मटेरियल कॉस्ट होती है हर एक जॉब की, ईच जॉब की, उसको हम डिटरमाइन करते हैं मटेरियल रिक्विजिशन नोट से और बिल ऑफ मटेरियल से। तो हमारा कौन सा ऑप्शन जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि यहाँ पर दोनों के दोनों ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 136 जो है वो हमें कहता है कि प्रिंटर्स यूज़ कोस्टिंग, प्रिंटर्स मैंने आपको बताया था कि प्रिंटर्स जो है कौन सी कोस्टिंग को जो है यूज़ करते हैं, जॉब को करते हैं, क्योंकि यहाँ पर ऑर्डर मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 137 जो है वो क्या कहता है हमें, ईच जॉब हैज़ डैश 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 प्रिपेयर फॉर इट दैट बियर्स द जॉब नंबर एंड विच इज़ यूज्ड टू कलेक्ट ऑल पोस्ट डेटा रिलेटिंग टू जॉब। यानी कि जॉब से चीज़ें जो है सारी चीज़ें उसमें जो है वो रखा होता है, जॉब से रिलेटेड हर एक चीज़ का डेटा जो है वो उस चीज़ में रखा जाता है। उसके लिए क्या तैयार किया जाता है, तो उसके लिए जो है क्या तैयार किया जाता है, अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था, उसके लिए जॉब पोस्ट कार्ड जो है वो तैयार किया जाता है हमारा। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। जॉब टाइम शीट में सिर्फ और सिर्फ टाइम को ट्रैक किया जाता है, उसकी टोटल कॉस्ट को ट्रैक नहीं किया जाता है। और जॉब टिकट में जो है वो मेनली ऑथराइजेशन देखा जाता है, और जॉब अकाउंट में जो है वो एक जनरली लेज़र टर्मिनोलॉजी होती है, तो उस चीज़ पे भी जो है वो नहीं जाता है। तो वहाँ से जो रिलेटेड है, अगर ओल्ड डेटा किसी चीज़ में देखना है तो वो हमारा जॉब पोस्ट कार्ड में जो है वो हर एक तरह का डेटा हमें देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 138 जो है वो क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 138 हमें कहता है एन ऑटोमोबाइल सर्विस यूनिट यूजेज डैश 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 कोस्टिंग। ऑटोमोबाइल सर्विस जो है वो हमारी कौन सी कोस्टिंग को जो है वो यूज़ करती है, हमें ये बताना है। तो ऑटोमोबाइल है, ऑटोमोबाइल ऑर्डर के बेस पे चलती है, तो हमारा कौन सा जो है वो जाएगा, हमारा जॉब पोस्टिंग जो है वो यहाँ पर भी हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। तो यहाँ से गया जॉब पोस्टिंग। स्पेसिफिक ऑर्डर पे जो है वो हमारा टू जेनरिक होता है, और बैच में जो है वो हमारा सिमिलर यूनिट्स के लिए यूज़ किया जाता है, ग्रुप में जो हमारी चीज़ें होती है, और कॉन्ट्रैक्ट जो है वो फॉर लॉन्गर के लिए हमारा यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 139। और क्वेश्चन नंबर 139 जो है वो हमें क्या कहता है, डैश वेयर द वर्क इज अंडरटेकन टू कस्टमर्स स्पेशल रिक्वायरमेंट्स एंड ईच ऑर्डर इज ऑफ कंपैरेटिवली शॉर्ट ड्यूरेशन, इट इज़ कॉल्ड डैश 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 कोस्टिंग। यानी कि जहां कार्य ग्राहकों की विशेष आवश्यकताओं के अनुसार किया जाता है और प्रत्येक आदेश तुलनात्मक रूप से अकाल्पनिक होता है, उसे डैश डैश कहा जाता है। मतलब कस्टमर जो है वो स्पेशल चीज़ें जो है वो देकर अपने हिसाब से जो है वो बनवा रहा है, तो क्या देगा, वो ऑर्डर देता है ना। जब हमें किसी कोई चीज़ स्पेशल बनवानी होती है तो हम क्या करते हैं, हम उस चीज़ को बनाने के लिए ऑर्डर देते हैं ना। तो उस चीज़ को बनाने के लिए ऑर्डर दिया जा रहा है, तो वो किस पोस्टिंग में जाएगा, हमारा जॉब पोस्टिंग में जो है वो हमारा जाएगा। शॉर्ट टर्म मतलब नहीं, एक कीवर्ड पकड़ा करो और कीवर्ड पकड़ के अपने पूरे क्वेश्चन को जो है सोल्व किया करो। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा आता है हमारा 140। और 140 क्वेश्चन हमें क्या कहता है, 140 क्वेश्चन हमें कहता है इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी इज एन इम्पोर्टेंट पॉइंट टू बी डिटरमाइंड इन इंडस्ट्रीज वेयर डैश डैश पोस्टिंग इज एम्प्लॉयड। यानी कि हमारा बोला गया है
इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी वह महत्वपूर्ण बिंदु है जिसे उन उद्योगों में निर्धारित किया जाना चाहिए जहां लागत प्रणाली लागू। तो हमारा इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी जो है किससे रिलेटेड होता है, हमने पढ़ा है इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी जो है वो हमारा बैच अकाउंटिंग से जो है वो हमारा बैच कॉस्टिंग से जो है वो हमारा रिलेटेड होता है। तो बैच कॉस्टिंग से जो है वो हमारा क्या होता है, रिलेटेड होता है। और बैच कॉस्टिंग जो है मतलब हमारा एक की कंसर्न होता है, मतलब EBQ जो है वो हमारा बैच कॉस्टिंग का एक की कंसर्न होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा कौन सा जाएगा, हमारा बैच वाला जाएगा, बैच कॉस्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कितना है, 141 है। और 141 जो है वो हमें क्या कहता है, 141 क्वेश्चन जो है वो हमें क्या कहता है, इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी डिपेंड्स ऑन डैश 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 एंड डैश 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 कॉस्ट, यानी कि फिल इन द ब्लैंक्स जो हमें फुल करने हैं। तो इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी जो है किस पर डिपेंड करती है, मटेरियल और लेबर पर डिपेंड करती है, सेटअप कॉस्ट और कैरिंग पे जो है वो डिपेंड करती है, ट्रांसपोर्टेशन और कैरिंग पे डिपेंड करती है, या फिर वेयर हाउसिंग और लेबर पर डिपेंड करती है। तो हमारी जो इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी होती है वो हमारे एक किससे रिलेटेड होती है, ऑर्डर से रिलेटेड होती है। तो वहाँ पर ये वेयर हाउसिंग, ट्रांसपोर्टेशन, मटेरियल, ये सब चीज़ें जो है वो मैटर नहीं करती है। वहाँ पर हमारा क्या आएगा, सेटअप कॉस्ट और हमारी कैरिंग से जो है वो रिलेट करती है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन 142 और 142 जो है वो हमें क्या कहता है, दी डैश 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 कॉस्टिंग इज अप्लाइड व्हेन ए क्वांटिटी ऑफ सिमिलर एंड आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स आर मैन्युफैक्चरिंग टुगेदर एज वन जॉब। जब हमारे सिमिलर चीज़ें एक ही साथ एक ही जॉब पे जो है मतलब बनाई जाती है तो उनको जो है मतलब उसको क्या बोला जाता है, एक ग्रुप बोला जाता है, क्योंकि वो सारी चीज़ें आइडेंटिकल होती है, सिमिलर होती है, तो उनको क्या बोला जाता है, ग्रुप बोला जाता है। और मैंने आपको बताया कि ग्रुप जो है किससे रिलेट होता है, हमारा किससे रिलेट होता है, बैच अकाउंटिंग से रिलेट होता है। तो हमारा यहाँ पर ऑप्शन कौन सा जाएगा, हमारा बैच जाएगा। जॉब में जो है हमें पता है कि यूनिक चीज़ें बनाई जाती है ऑर्डर देकर, जब ऑर्डर देते हैं तो यूनिक चीज़ों का ही ऑर्डर दिया जाता है ना, तो जॉब में हमारा ऑर्डर जाता है। और ऑपरेशन में जो है वो हमारा मतलब स्टेप्स पे फोकस किया जाता है, ना कि हमारी क्वांटिटी पे फोकस किया जाता है। और आउटपुट में जो है हमारा ओवरऑल यूनिट्स को देखा जाता है, ग्रुप प्रोडक्शन को नहीं देखा जाता है। तो यहाँ पर हमारा कौन सा ऑप्शन जाएगा, बैच इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 143 पे चलता है। और 143 हमें क्या कहता है, द लॉस इनकर्ड ऑन एन इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट इज ट्रांसफर्ड टू। तो जो हमारा लॉस इनकर्ड होता है इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट पर, तो हम उसको कहाँ पर ट्रांसफ़र करते हैं, तो हम उसको जो है वो कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो है वो ट्रांसफ़र करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमारा फाइनेंशियल के लिए यूज़ होता है, ट्रेडिंग में हमारा फाइनेंशियल में जाता है। और डेफर्ड टू नेक्स्ट ईयर जो है उसको नहीं कर सकते हैं हम, जो है उसको कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो है उसको ट्रांसफ़र करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 144 जो हमें क्या कहता है, when the complete stage of the contract is more than half, मतलब आधे से ज़्यादा जो है वो कंप्लीट हो चुका है, द प्रॉफिट बी क्रेडिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट विल बी इक्वल टू, यानी कि तब जब हमारा मतलब आधे से ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो चुका है तो कितना प्रॉफिट जो है वो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो है वो भेजा जाता है, मतलब कहीं किस चीज़ के इक्वल होता है। तो क्या हमारा वो 1/3 के इक्वल होता है, नहीं। 1/2 के इक्वल होता है, नहीं। वो हमारा 2/3 के बराबर होता है, क्योंकि आधे से ज़्यादा कर चुके हैं। तो आधे से ज़्यादा होने पर मतलब हमारे स्टेजेस होते हैं 25%, 50% और 75%। ये हमारे आधे से कम, ये हमारा आधे से आधा, और ये हमारा आधे से ज़्यादा होता है। तो 75% को जब आप 100 से डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना आता है, 2/3 आता है। इतना आपको निकाल लेना चाहिए था। तो यहाँ पर हमारा कितना जाएगा, 2/3 ऑफ ना नोटिशनल प्रॉफिट मल्टीप्लाई कैश रिसीव डिवाइडेड बाय वर्क सर्टिफाइड, यानी कि जितना वर्क जो है कंप्लीट हो चुका है उससे डिवाइड करके हम निकाल लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 145 जो है हमें क्या कहता है, व्हेन द कंप्लीशन स्टेट ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट इज लेस देन 1/4 द टोटल एक्सपेंडिचर ऑन द कॉन्ट्रैक्ट इज ट्रांसफर्ड टू डैश डैश अकाउंट। जब ठेका की पूर्णता मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट दिया है उसकी पूर्णता
4 से कम होती है तो कुल व्यय को डैश खाते में स्थानांतरित किया जाता है। तो कहाँ पर, मतलब अभी जो है वहाँ पर काम चल रहा है तो उसको जो है वो कहाँ पर डाला जाता है, वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट में जो है उसको डाला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 146। और 146 जो हमें क्या कहता है, इफ़ द अमाउंट ऑफ वर्क सर्टिफाइड इज लेस दैन डैश 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 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस देन नो प्रॉफिट शुड बी टेकन टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जब हमारा किससे कम होता है, जब हमारा 25% से कम होता है, अभी मैंने बताया 25%, 50% और 75%, जब हमारा 25% से कम होता है तो 25% से कम होने पर हम ज़रा सा भी प्रॉफिट जो है वो नहीं ले सकते हैं। अगर जब 25% हो जाता है तो 1/3 लेते हैं, जब हमारा ज़्यादा हो जाता है 1/2 लेते हैं, और जब हमारा उससे ज़्यादा होता है 2/3 लेते हैं। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो हमारा यहाँ पर कितना जाएगा, 25% से कम होता है तो हमारा ये जाएगा। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 147 पे। 147 जो है क्या कहता है, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग इज़ नॉट यूज्ड इन वन ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रीज़, यानी कि इनमें से किस में जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का जो है यूज़ नहीं किया जाता है। शिप बिल्डिंग में कॉन्ट्रैक्ट का यूज़ किया जाता है, सिविल कंस्ट्रक्शन में कॉन्ट्रैक्ट का यूज़ किया जाता है, कॉन्ट्रैक्ट दिए जाते हैं। ऑटोमोबाइल्स में किया जाता है, नहीं, ऑटोमोबाइल्स में नहीं किया जाता है। कंस्ट्रक्शन में भी जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का यूज़ किया जाता है, लेकिन ऑटोमोबाइल्स में जो है वो हमारा कौन से का यूज़ किया जाता है, हमारा जॉब कॉस्टिंग का यूज़ किया जाता है, जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 141 और 141 सॉरी 100 हाँ ये 148। तो 148 में कहा गया है द सम ऑफ वैल्यू ऑफ टू सर्टिफाइड एंड अनसर्टिफाइड अपीयरिंग इन द कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट इज कॉल्ड, यानी कि ठेका खाते में प्रमाणित और अप्रमाणित कार्य का कुल मूल्य को जो है वो हम क्या कहते हैं। तो प्रमाणित और अप्रमाणित, यानी कि प्रमाणित हुआ भी है नहीं भी हुआ है, तो उन सब चीज़ों को हम क्या कहते हैं, उनका टोटल क्या कहलाता है, उनका टोटल जो है वो कहलाता है कार्य प्रकृति में, यानी कि वर्क इन प्रोग्रेस, यानी कि हमारा वर्क जो है वो चल रहा है, वर्क इन प्रोग्रेस जो है वो है। ठीक है, प्रोसेस नहीं प्रोग्रेस। ओके, ये हमारा यहाँ तक कितने हो गए, 141 क्वेश्चन हो गए। अब आगे चलते हैं 149 क्वेश्चन। डैश 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 इज द मोस्ट सूटेबल मेथड इन ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री, ऑपरेशन कॉस्टिंग, सर्विस कॉस्टिंग, प्रोसेस कॉस्टिंग या फिर जॉब कॉस्टिंग। किसमें पूछा गया है, ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री में। तो ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री में मैंने कल की क्लास में भी आपको बताया था कौन सा मेथड जो है वो ज़्यादा यूजफुल होता है, हमारा ऑपरेटिंग या फिर सर्विस, इसको ऑपरेटिंग भी बोला जाता है। अब आप यहाँ पर ऑपरेशन देख के ऑपरेशन पे मत लगा देना, ऑपरेटिंग है वो हमारा जो सर्विस अकाउंट कॉस्टिंग का दूसरा नाम है, वो हमारा कौन सा है, ऑपरेटिंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और अभी ये हमारा आज का 50 क्वेश्चन है। आज हमने 50 क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट कर लिया है अभी तक। फिर आता है हमारा रूम पर डे इज़ द कॉस्ट यूनिट यूज्ड इन, रूम पर डे होटल्स में, हॉस्पिटल में, स्कूल्स में, नन ऑफ दीज। क्या हॉस्पिटल में आपको पर मतलब रूम पर डे मिलता है, नहीं। स्कूल में मिलता है, नहीं। रूम पर डे हमें कहाँ पर मिलता है, होटल में जो है वो मिलता है, वहाँ पर उसके होटल में जो रूम्स की कॉस्ट निकाली जाती है वो किस बेस पे निकाली जाती है, रूम पर डे के बेस पर जो है वो निकाली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारा कौन सा है, 100। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 151 है, और 151 क्वेश्चन जो है वो हमें क्या कहता है, ये कहता है मेंटेनेंस चार्जेस आर इन द नेचर ऑफ टेस्टेस एक्सपेंसेस। मेंटेनेंस एक्सपेंसेस जो है वो नेचर में हमारे क्या होते हैं, वे हमारे फिक्स्ड होते हैं, वेरिएबल होते हैं, सेमी वेरिएबल होते हैं। तो मेंटेनेंस चार्जेस जो है वो हमारे क्या होते हैं, सेमी वेरिएबल होते हैं। मतलब सम चार्जेस जो है वो हमेशा फिक्स्ड रहते हैं, लेकिन सम चार्जेस जो है वो कभी कभी होते हैं, कभी नहीं होते हैं, तो वो हमारे किस में जाते हैं, सेमी वेरिएबल में जाते हैं। ऐसे ही हमारे हमने देखा था अपने टेलीफोन एक्सपेंसेस को, टेलीफोन एक्सपेंसेस भी जो है वो हमारे क्या होते हैं, सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या कहता है, 152 क्वेश्चन नंबर, इन ट्रांसपोर्ट कॉस्टिंग डैश 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 चार्जेस वेरी मोर और लेस इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू किलोमीटर्स रन। तो ये जो है हमारा कहा गया है कि परिवहन लागत में डैश 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 शुल्क किलोमीटर के अनुपात में अधिक या कम होते हैं, तो उसमें जो है वो किस में कम होता है, उसको हम देखते हैं रनिंग चार्जेस में।
रनिंग में देखते हैं, रनिंग में जो है मतलब इन ट्रांसपोर्ट कॉस्टिंग रनिंग चार्जेस जो है वो हमारे वेरी मोर और लेस होते हैं इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू किलोमीटर्स रन में जो है वो देखा जाता है। और रनिंग में हमारा क्या क्या आते हैं, मतलब उसमें इंक्लूड होता है हमारा फ्यूल होता है, ऑयल होता है, और अदर पर किलोमीटर जो एक्सपेंसेस होते हैं उन सब चीज़ों को जो है वो हमारा किस में ऐड किया जाता है, रनिंग में जो है वो हमारा ऐड किया जाता है। तो यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 153 जो है वो हमें क्या कहता है, 153 क्वेश्चन कहता है सर्विस कॉस्टिंग इज कॉल्ड एज, सर्विस कॉस्टिंग को ऑपरेटिंग कॉस्टिंग के नाम से भी जाना जाता है। तो कन्फ्यूज़ करने के लिए यहाँ पर भी आपको ऑपरेशन दिया हुआ है, लेकिन अच्छे से पढ़ना, तो वो क्या जाएगा हमारा ऑपरेटिंग कॉस्टिंग के नाम से भी जो है उसको जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 154 क्वेश्चन नंबर हमें क्या कहता है, इन इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी यूजेज डैश डैश एज कॉस्ट यूनिट, यानी कि बिजली आपूर्ति कंपनी को डैश 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 को लागत इकाई के रूप में जो है वो उपयोग करती है। तो बिजली का आप लोगों के घर पे बिल भी आता होगा, तो वो कैसे आता है, वो हमारा किलोवाट आवर में जो है वो हमारा आता है। तो यहाँ पर ऑप्शन जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 155 जो है हमें क्या कहता है, डैश इन ट्रांसपोर्टेशन कॉस्टिंग ए कंपोजिट यूनिट सच एज डैश 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 इज़ यूज्ड, परिवहन लागत में एक संयुक्त इकाई जैसे डैश डैश का उपयोग किया जाता है। पैसेंजर माइल या किलोमीटर और टन किलोमीटर, या फिर पर किलोमीटर या पर पैसेंजर या फिर पर स्टॉप, तो किस अकॉर्डिंग जो है वो उसको जो है वो माना जाता है। तो वो हमारा जो है परिवहन लागत को जो है हम अपना पैसेंजर माइल्स या किलोमीटर में और टन किलोमीटर्स में जो है वो चीज़ों को देखते हैं। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा करेक्ट जाएगा। 156 पे चलते हैं, और 156 हमारा कहता है बॉयलर हाउस कॉस्टिंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश 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 कॉस्टिंग। बॉयलर हाउस कॉस्टिंग जो है वो हमारे किससे, तो बॉयलर हाउस में यानी कि सर्विसेज जो है वहाँ पर दी गई है, तो ये हमारा किस में जाएगा, सर्विस कॉस्टिंग में जो है हमारा जाएगा। 157 क्वेश्चन पे चलते हैं, और 157 क्वेश्चन जो है वो हमें क्या कहता है, इन सर्विस कॉस्टिंग फिक्स्ड चार्जेस आर ऑल्सो कॉल्ड, सर्विस कॉस्टिंग में फिक्स चार्जेस को जो है हम किस नाम से भी जानते हैं, स्टैंडिंग चार्जेस के नाम से भी जानते हैं, पहले भी आपको कराया है। फिक्स्ड कॉस्ट जो है जैसे मतलब इंश्योरेंस हो जाता है, सैलरी हो जाती है, उन सब चीज़ों को जो है वो हमारा स्टैंडिंग चार्जेस के नाम से जो है जाना जाता है। वेरिएबल चार्जेस जो है वो हमारे एक्टिविटी पे डिपेंड जो है वो करते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 158 क्वेश्चन जो है वो हमें क्या कहता है, सर्विस कॉस्टिंग इज नॉट यूज इन वन ऑफ द फॉलोइंग, मतलब सर्विस कॉस्टिंग जो है इनमें से किस में लागू नहीं होती है, इलेक्ट्रिसिटी में, हॉस्पिटल में, ट्रांसपोर्ट में, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स में। तो हमारा सर्विस कॉस्टिंग जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स में जो है वो हमारा अप्लाई नहीं होती है। यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी में जो है वो हमारा मतलब ना पर किलोवाट जो है हम देखते हैं, पर किलोवाट जो है हम चीज़ों को देखते हैं। हॉस्पिटल में जो है पर पेशेंट के नाम से देखा जाता है, पर डे के नाम से देखा जाता है, पर ज़्यादा हॉस्पिटल में जो है पर पेशेंट के नाम से देखा जाता है। ट्रांसपोर्ट में जो है वो हमारा पर किलोमीटर या फिर पर टन के नाम से जो है देखा जाता है। लेकिन सर्विस कॉस्टिंग में जो है हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स जो है वो नहीं आता है, इसमें हमारा प्रोसेस या फिर जॉब कॉस्टिंग को जो है वो यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 159, और 159 जो है उनमें आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, और क्या कहता है, if the present cost of the car is Rs 1 lakh, residual value at the end of the 5th year is 20,000, the monthly depreciation is, मंथली डेप्रिसिएशन के बारे में जो है आपसे पूछा है। तो आपका डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला क्या होता है, डेप्रिसिएशन का आपके फॉर्मूले में आपको सीधा सीधा आपको पता होता है कि जितनी आपकी डेप्रिसिएशन मतलब आपकी मतलब असेट की वैल्यू है, उसमें से आपकी जितनी भी रेजिडुअल वैल्यू होती है, मतलब स्क्रैप वैल्यू होती है, उसको स्क्रैप वैल्यू के नाम से भी जाना जाता है, उसको जो है आप क्या करते हैं, माइनस करते हैं। 20,000 को जो है आप माइनस करेंगे, और जब आप 5 से यानी कि टोटल पर ईयर से जो है आप मतलब उसका लाइफ टाइम कितना होता है उससे आप उसको डिवाइड करते हैं, तो हमें पर ईयर का पता चल जाता है। किसका पता चलता है, पर ईयर का पता चलता है। लेकिन उसने कहा है कि पर मंथ के अकॉर्डिंग जो है वो हमें उस चीज़ों को बताना है। तो पर मंथ के अकॉर्डिंग जो जब हम चीज़ों को बताएंगे तो हमारा डेप्रिसिएशन जो है वो कितना हो जाएगा, 80-40, यहाँ से जो है वो कितना जाएगा, 80,000 डिवाइडेड बाई 5, सॉरी वेट ए मिनट,
हमें कितने का बताना है, एक सेकेंड रुकिए। 1 लाख है, तो 1 लाख में से जो है 20,000 का है, तो हमारा कितना बचा, 80,000 बचा। और हम डिवाइड जो है उसको कितने से करेंगे, 12 मंथ्स का जो है वो दिया हुआ है और 5 ईयर्स के अकॉर्डिंग, यानी कि 60 मंथ का जो है ये हमारे पास है। तो हम इसको 80,000 को जो है वो 60 से डिवाइड करेंगे। ये जो है 1333.33 के अप्रोक्स जो है वो चला जाएगा, लेकिन हमें जो है वो पॉइंट्स में नहीं दिया हुआ है, तो हमें ये जो है हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या कहता है, 160 हमें क्या कहता है, ए बस कैरीज 25 पैसेंजर्स डेली फॉर 25 डेज एंड इट्स माइलेज पर मंथ इज़ 1000 किलोमीटर्स, इट्स पैसेंजर माइल्स आर, यानी कि एक बस प्रतिदिन 25 यात्रियों को 25 दिनों तक ले जाती है और प्रति माह उसकी दूरी 1000 किलोमीटर है, तो उसकी यात्री किलोमीटर होंगे। तो यात्री किलोमीटर जो है वो हमारे कितने होंगे, उसका निकालने का जो है वो एक हमारा सीधा सा फॉर्मूला होता है, और वो हमारा कहता है कि पैसेंजर किलोमीटर अगर हमें चेक करना है, माइल्स या फिर किलोमीटर जो भी है हमें चेक करना है, तो हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ पैसेंजर्स में जो है वो डिस्टेंस की मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ पैसेंजर जो है कितना है हमारा 25 पैसेंजर है, और डिस्टेंस हमारी कितनी है 1000 है, तो यहाँ पर हमारा कितना आंसर आ जाएगा 25,000 जो है वो हमारा यहाँ पर आंसर आ जाएगा। डी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 161 क्वेश्चन जो है वो हमें क्या कहता है, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, 161 है, और 161 क्वेश्चन नंबर जो है वो हमें क्या कहता है, 100 क्वेश्चन नंबर कहता है, इन डैश 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 कोस्टिंग वेयर स्टैंडर्डाइज्ड गुड्स और सर्विसेज रिजल्ट फ्रॉम ए सीक्वेंस of repetitive and more or less continuous operations to which cost are collected and averaged over the unit produced during the year। अब मैंने 2-3 वर्ड्स जो है वो इसमें क्या किया है, हाईलाइट किया है, यानी कि सीक्वेंस में जो है मतलब उसकी प्रोसेसिंग चलती रहती है, कॉन्टीन्यूस उसके ऊपर ऑपरेशंस चलते रहते हैं। तो ऐसा कौन सी कॉस्टिंग में होता है, मल्टीपल कॉस्टिंग में होता है, प्रोसेस में, ऑपरेशन में, या फिर सिंगल में, तो वो हमारा किस में होता है, प्रोसेस कॉस्टिंग में जो है वो हमारा होता है। ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा जाएगा, बी हमारा करेक्ट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या कहता है, द मेथड ऑफ कॉस्टिंग अप्लाइड इन बिस्किट इंडस्ट्री इज डैश कॉस्टिंग एंड इन स्टील इंडस्ट्री डैश कॉस्टिंग। तो हमारा हमें पता है कि जब हमें बिस्किट बनाने हैं तो बिस्किट हमारे कौन से उसमें बनेंगे, हमारे प्रोसेस में बनेंगे। किस में बनेंगे, प्रोसेस में बनेंगे। तो फर्स्ट ऑप्शन में हमारा कौन सा आएगा, प्रोसेस आएगा, जॉब बैच प्रोसेस, क्या जाएगा, प्रोसेस जाएगा। और वहीं हमारा स्टील इंडस्ट्री में जो है वो कौन सा जाता है, ऑपरेशन कॉस्टिंग जाता है। क्या जाता है हमारा, ऑपरेशन कॉस्टिंग जाता है। और ऑपरेशन कॉस्टिंग जो है वो हमारा इसलिए जाता है क्योंकि वहाँ पर मतलब सीधा मतलब ऑपरेशन होता है, कोई मतलब उसके ऊपर वो नहीं होता है, मतलब कोई ऑर्डर नहीं होता है, मतलब एक स्टील होता है, बना हुआ प्रोडक्ट होता है, डायरेक्ट ऑपरेट करके जो है उसको अपना नया प्रोडक्ट जो है वो बना दिया जाता है। तो वहाँ पर हमारा ये वाला ऑप्शन जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारा कौन सा है, 163। और 163 जो है वो हमें क्या कहता है, 163 हमें कहता है, एवरेज यूनिट कॉस्ट फॉर ईच प्रोसेस इज कैलकुलेटेड बाई डिवाइडिंग द बाई डैश 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 बाई, यानी कि कुछ चीज़ को जो है वो डिवाइड करके हमें एवरेज यूनिट कॉस्ट के बारे में जो है वो पता चलता है। तो टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स, टोटल प्रोसेस कॉस्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट इन प्रोग्रेस, टोटल प्रोसेस कॉस्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ फिनिश्ड गुड्स, या फिर टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस्ड। उसने पूछा है एवरेज यूनिट कॉस्ट, तो हमारा क्या रहता है, टोटल कॉस्ट को डिवाइड करता है नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस्ड से, हमारा तब जो है हमें क्या पता चलता है, एवरेज यूनिट कॉस्ट का जो है वो हमें पता चलता है। ये सब फॉर्मूला है, आपको अच्छे से याद होने चाहिए।
फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमें क्या कहता है, वेयर रॉ मटेरियल इज द पास सर्टेन स्टेज बिफोर इट इज़ कन्वर्टेड इनटू फिनिश्ड गुड्स द मटेरियल ऑफ कॉस्टिंग यूज्ड इज जॉब कॉस्टिंग, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, या फिर प्रोसेस कॉस्टिंग, या फिर बोथ कॉस्टिंग। जहाँ कच्चा माल तैयार माल में बदलने से पहले कुछ चरणों से गुजरता है, तो वहाँ पर हमारा क्या होता है, हमें पता है कि जब हमारे को ये होता है कि एक चीज़ में मतलब कुछ चरण यानी कि कुछ स्टेप से जो है वो चीज़ जो है वो गुजरती है, तो हमारा ये ऐसा कब होता है कि हमारा तब होता है जब एक चीज़ से जो है दूसरी चीज़ बनती है, दूसरी से फिर और फिर जब कभी जाके जो है वो हमारा फाइनल प्रोडक्ट जो है वो बनता है। तो ऐसे प्रोसेस बाय प्रोसेस जो है चीज़ें हमारी गुजरती है, तो वो हमारा किस में जाता है, प्रोसेस कॉस्टिंग से जो है वो चीज़ें हमारी होके गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 165, और 165 जो है हमें क्या कहता है, व्हेन द एक्चुअल लॉस इज मोर देन द एस्टिमेटेड लॉस द डिफरेंस बिटवीन द टू इज कंसिडर्ड टू बी। मतलब हमारा जब वास्तविक हानि जो है वो अनुमानित हानि से ज़्यादा हो जाती है, वास्तविक हानि यानी कि एक तो होती है हमारा एक्चुअल लॉस और एक होता है हमारा एस्टिमेटेड लॉस, एक्चुअल लॉस और एक होता है हमारा एस्टिमेटेड लॉस। जब हमारा एक्चुअल लॉस एस्टिमेटेड लॉस से ज़्यादा हो जाता है तो हमारा होता है क्या, अब नॉर्मल लॉस। लेकिन वहीं अगर हमारा एस्टिमेटेड लॉस जो है वो हमारा एक्चुअल लॉस से बड़ा होता है तो वहाँ पर हमारा क्या होता है, नॉर्मल लॉस। और क्वेश्चन में क्या कहा गया है, मतलब हमारा एक्चुअल लॉस जो है वो मोर देन है एस्टिमेटेड लॉस से, यानी कि हमारा एक्चुअल कॉस्ट जो है बड़ा है तो हमारा क्या होगा, अब नॉर्मल लॉस होगा। और अगर वहीं पर मतलब लॉस एक्चुअल लॉस इज लेस देन दे देता है एस्टिमेटेड लॉस से, तो हमारा आंसर क्या हो जाता है, हमारा आंसर हो जाता है नॉर्मल लॉस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 166, और 166 क्वेश्चन क्या कहता है, व्हेन एक्चुअल लॉस इज लेस देन द एस्टिमेटेड कॉस्ट। यहाँ पर लेस देन दे दिया तो हमारा कौन सा जाएगा, हमारा जाएगा अपना नॉर्मल लॉस। सॉरी पहले पढ़ते हैं, क्वेश्चन पूरा पढ़ते हैं। व्हेन एक्चुअल लॉस इज लेस देन द एस्टिमेटेड लॉस द डिफरेंस बिटवीन द टू कंसिडर्ड एज। हाँ, जहाँ पर हमारा एक्चुअल लॉस जो है वो लेस देन होता है एस्टिमेटेड लॉस से, तो हम उसको किस नाम से जानते हैं, हम उसको जानते हैं अपने अबनॉर्मल गेन के नाम से। किसके नाम से जानते हैं, अबनॉर्मल गेन के नाम से। किस नाम से जानते हैं, अबनॉर्मल गेन के नाम से। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमें क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 167, और 167 हमें क्या कहता है, व्हेन एक्चुअल लॉस इज डैश 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 देन द एस्टिमेटेड लॉस द डिफरेंस बिटवीन द टू इज कंसिडर्ड टू बी अबनॉर्मल गेन। जब हमारा एक्चुअल लॉस जो है वो लेस होता है एस्टिमेटेड लॉस से, तो हमारा उसको जो है हम किस तरीके से ट्रीट करते हैं, अबनॉर्मल गेन के तरीके से जो है ट्रीट करते हैं। हमारा यहाँ पर ऑप्शन जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें कहता है, व्हेन एक्चुअल लॉस इज डैश 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 देन द एस्टिमेटेड लॉस द डिफरेंस बिटवीन द टू कंसिडर्ड टू बी अबनॉर्मल लॉस। अबनॉर्मल लॉस है तो वहाँ पर हमारा एक्चुअल लॉस जो है वो क्या होता है, मोर होता है, और हमारा एस्टिमेटेड लॉस जो है वो लेस होता है, तो हमारा क्या जाता है, हमारा अबनॉर्मल लॉस आता है, तो वहाँ पर हमारा क्या जाएगा, मोर ऑप्शन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 169, और 169 क्वेश्चन हमें क्या कहता है, when 100 units are 60% complete in process it is equivalent to complete units। तो complete units का यानी कि हमारा कितना जो है वो कंप्लीट हो चुका है, 60% कंप्लीट हो चुका है, तो वो 1000 का 60% निकालेंगे तो किसके इक्विवेलेंट होगा, हमारा 600 यूनिट्स का जो है वो इक्विवेलेंट होगा, ऑप्शन नंबर बी। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें कहता है 170 क्वेश्चन, और 170 जो है वो हमें क्या कहता है, equivalent unit represent the production of a process in terms of that units, completed units, total production units, semi finished units, या फिर ये equivalent units represent the production of a process में प्रोडक्शन है, तो वो जो है यहाँ पर जो है मतलब समान इकाइयाँ एक प्रक्रिया के उत्पादन को इकाइयों के रूप में जो है दर्शाती है, तो वहाँ पर जो है वो कंप्लीटेड और सेमी फिनिश्ड जो है वो दोनों की दोनों चीज़ों को जो है दर्शाती है। मतलब सेमी फिनिश्ड में जो है मतलब वो पार्शियल चीज़ें जो है वो आती है टर्म्स में, जो कि हमारी कंप्लीट होने वाली, तो यहाँ पर ऑप्शन जो है वो कौन सा जाएगा, ए और सी दोनों करेक्ट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, 171 क्वेश्चन,
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 171 और 171 क्वेश्चन हमें क्या कहता है, डैश 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 प्रोसेस लॉस शुड बी ट्रांसफर्ड टू कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यानी कि प्रक्रिया डैश 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 प्रक्रिया हानि को लाभ और हानि खाते में स्थानांतरित किया जाना चाहिए। किसको? अबनॉर्मल को। हमारी कौन सी कोस्ट जो है मतलब ऐसे ट्रांसफ़र की जाती है जो हमारा अबनॉर्मल प्रोसेस से लॉस होता है, अबनॉर्मल प्रोसेस से जो है हमारा लॉस होता है उसको जो है हम कहाँ पर ट्रांसफ़र करते हैं, उसको जो है हम अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो है वो ट्रांसफ़र करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 172। 172 कहता है द कॉस्ट ऑफ प्रोसेस लॉस इज एब्सॉर्ब्ड इन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड यूनिट्स। प्रक्रिया हानि की लागत अच्छी इकाइयों के उत्पादन की लागत में शामिल होती है। तो कौन सी जो है वो उनकी कॉस्ट में जो है वो शामिल होती है, हमारी नॉर्मल जो है वो कॉस्ट में जो है वो शामिल होती है, और अब नॉर्मल जो है वो हमारी कॉस्ट में शामिल नहीं होती है। तो हमारी नॉर्मल जो है वो क्या होती है, नॉर्मल हमारी कॉस्ट में शामिल होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा करेक्ट जाएगा, ऑप्शन बी जो है वो हमारा करेक्ट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 173। और क्वेश्चन नंबर 173 जो है वो हमें क्या कहता है, इन इंटर प्रोसेस प्रॉफिट द आउटपुट ऑफ वन प्रोसेस इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन प्रोसेस टू अनदर नॉट एट डैश 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 बट एट डैश डैश डैश। यानी कि इंटर प्रोसेस प्रॉफिट में एक प्रक्रिया की आउटपुट को दूसरी प्रक्रिया में पर नहीं बल्कि पर स्थानांतरित किया जाता है। कब स्थानांतरित किया जाता है, जब हमारा मतलब जो हमारे इंटर प्रोसेस प्रॉफिट में जो होता है एक प्रक्रिया की आउटपुट को दूसरी प्रक्रिया में जो है मतलब कब उसकी जो उसकी एक्चुअल कॉस्ट होती है उस पर जो है वो ट्रांसफ़र किया जाता है, और जब उसको मतलब ना अनदर प्रोसेस पे मतलब उसको बाहर जो है वो ट्रांसफ़र करना होता है तो उसको जो है वो हमारा मार्केट प्राइस पर जो है ट्रांसफ़र किया जाता है। इन इंटर प्रोसेस प्रॉफिट द आउटपुट ऑफ वन प्रोसेस इन ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन प्रोसेस टू अनदर नॉट एट मतलब उसको जो है एक्चुअल कॉस्ट पर नहीं, उसको मार्केट प्राइस पर जो है वो क्या किया जाता है, ट्रांसफ़र किया जाता है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट जाएगा, हमारा ऑप्शन जो है वो बी करेक्ट जाएगा। 174 जो है वो हमें क्या कहता है, 174 हमें कहता है वेयर एक्चुअल लॉस इज ए प्रोसेस इज लेस दैन द एंटिसिपेटेड लॉस द डिफरेंस बिटवीन द टू इज न कंसिडर टू बी। तो इन दोनों को जो है कैसे मतलब एक्चुअल लॉस इन ए प्रोसेस इज लेस दैन एंटिसिपेटेड लॉस। एंटिसिपेटेड को मतलब आप हमारा एस्टिमेटेड जो आप मानते थे, एंटिसिपेटेड भी एस्टिमेटेड को ही कहा जाता है। तो यहाँ पर हमारा उन दोनों का डिफरेंस जो है मतलब एक्चुअल लॉस जो है वो लॉस इन ए प्रोसेस इज लेस दैन द एंटिसिपेटेड। तो हमारा क्या होता है, अब नॉर्मल गेन के नाम से जो है उसको जाना जाता है जब हमारा एक्चुअल जो है वो कम होता है, और एक्चुअल अगर ज़्यादा हो जाता है तो हमारा अब नॉर्मल लॉस के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 175। इन प्रोसेस कॉस्टिंग द abnormal loss is treated as cost and return off to profit and loss account। इन प्रोसेस कॉस्टिंग में जो है वो अब नॉर्मल लॉस को कैसे ट्रीट किया जाता है, उसको जो है एक पीरियड कॉस्ट की तरह ट्रीट किया जाता है और उसको रिटर्न ऑफ कर दिया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। तो यहाँ से हमारा कौन सा करेक्ट ऑप्शन जाएगा, हमारा पीरियड जो है वो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन जाएगा। 177 जो है वो क्या कहता है, 76 क्या कहता है हमारा, द प्रोसेस कॉस्टिंग इज नॉट यूज इन वन ऑफ द फॉलोइंग। प्रोसेस कॉस्टिंग जो है इनमें से किस में यूज नहीं, केमिकल में तो होगी, सीमेंट में होगी, रॉयल रिफाइंड, टेक्सटाइल में हमारी नहीं होती है। टेक्सटाइल में हमारी जो है कौन सी यूज़ होती है, टेक्सटाइल में जो है वो हमारी कौन सी कॉस्टिंग यूज़ होती है, हमारी बैच कॉस्टिंग जो है वो टेक्सटाइल में यूज़ होती है। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा जाएगा, टेक्सटाइल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 177 पे चलते हैं। 177 जो है वो हमें क्या कहता है, 177 कह रहा है डैश 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 अराइज वेयर द एक्चुअल प्रोसेस लॉस इज लेस दैन द नॉर्मल प्री डिटरमाइंड प्रोसेस लॉस। नॉर्मल प्री डिटरमाइंड लॉस भी प्रोसेस भी आप उसको ही कहेंगे, प्रोसेस लॉस भी जो है आप किसको कहेंगे, एस्टिमेटेड लॉस को ही कहेंगे। एंटिसिपेटेड लॉस भी आप जो है वो नॉर्मल प्री मतलब इसके 3-4 नाम हैं जो ये आपके सामने आ गए हैं, नॉर्मल प्री डिटरमाइंड प्रोसेस लॉस, एस्टिमेटेड लॉस और एंटिसिपेटेड लॉस जो है ये सब एस्टिमेटेड के ही नाम होते हैं। तो यहाँ पर कहा कि अराइज वेयर द एक्चुअल प्रोसेस जो है प्रोसेस लॉस जो है वो लेस है
तो जब वो लेस होगा तो हमारा क्या होगा, अब नॉर्मल गेन होगा। एक एक क्वेश्चन है, कितने तरीके से घुमा घुमा के जो है वो पूछा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमें क्या कहता है, an input of 5000 kilogram of material introduced into the process and the expected loss is 8%, and if the actual output from the process is 4300, the abnormal loss जो है वो कितना होगा। हमें क्या बताना है, हमें बताना है abnormal loss। तो उसने abnormal loss का हमें पता है कि हमारा abnormal loss का फॉर्मूला जो है वो क्या होता है, abnormal यानी कि एक्चुअल लॉस माइनस में एस्टिमेटेड लॉस। क्या होता है, एक्चुअल लॉस माइनस में एस्टिमेटेड लॉस। तो यहाँ पर जो है हमारा एक्चुअल लॉस कितना दिया है, 4300 जो है उसने हमारा एक्चुअल दिया है। तो हमारा नॉर्मल जो है हमारा कितना हो जाएगा, नॉर्मल लॉस हमारा कितना हुआ था, नॉर्मल लॉस जो है वो हमारा 8% हुआ था, यानी कि 5000 में से जो है वो 8% तो जो है वो हमारा माइनस गया। तो हमारा कितना बचेगा, अब नॉर्मल बचेगा 8% हो जाएगा 400। तो ये माइनस किया तो हमारे पास में कितना बचा, 5600 जो है हमारे पास बचा। कैसे, मतलब ये हमारा क्या हो गया, एक्सपेक्टेड आउटपुट हमारा कितना हो गया, और एक्चुअल आउटपुट जो है हमारा कितना था, 46 जो है ये हमारा हो गया। तो हमारा एक्चुअल आउटपुट हमारा कितना था, एक्चुअल आउटपुट था हमारा 4300। तो हमारा यहाँ पर कितना जो है वो डिफरेंस आएगा, अब नॉर्मल हमारा कितना हो जाएगा, अब नॉर्मल हमारा हो जाएगा 300 के नाम से जो है वो हमारा अब नॉर्मल हो जाएगा। एक्चुअल आउटपुट फ्रॉम द प्रोसेस इज 4,300 द नॉर्मल लॉसेस। अब नॉर्मल लॉस हमारा होता है जब हमारा एक्चुअल में से एस्टिमेट हो जाता है 443। इस क्वेश्चन में मुझे थोड़ा गड़बड़ लग रहा है, ऐसे छोड़ दीजिएगा, फॉर्मूला आप लोगों को जो है वो पता चली गया है। मुझे लग रहा है यहाँ पर अब नॉर्मल लॉस की जगह अब नॉर्मल प्रॉफिट पूछा है आई थिंक, लेकिन खैर छोड़िए, कोई क्वेश्चन पीपीटी में गलत भी लग जाता है। अभी देखिए 179 जो है वो क्या कहता है, बजटिंग सिस्टम डैश 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 की मैनेजरियल फंक्शन। बजट प्रणाली जो है वो प्रमुख प्रबंधकीय कार्यों को क्या करता है, डिसमिस करता है, मतलब उनको खारिज करता है, इंटीग्रेट करता है, एकीकृत करता है, उनको डिस्चार्ज करता है, मतलब निपटा देता है। फिर वो जो है हमारे जो हमारा बजटिंग सिस्टम है वो हमारा मतलब मैनेजरियल फंक्शंस को जो है वो क्या करता है, इंटीग्रेट करता है, उनको जो है वो एकीकृत करता है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 180 जो है वो हमें क्या कहता है, डैश 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 इज बजट विच इज अपडेटेड कॉन्टिन्यूसली बाई एडिंग ए फर्दर पीरियड, ए मंथली या फिर क्वार्टर, एंड ए डिडक्टिंग ए कोरेस्पॉन्डिंग अर्लियर पीरियड। यानी कि एक बजट है जो लगातार अद्यतन होता रहता है और एक नया महीना या त्रैमास जोड़कर पिछला हटा दिया जाता है। तो उसको जो है हम किस नाम से जानते हैं, तो उसको जो है हम रोलिंग के नाम से या फिर कॉन्टीन्यूस के नाम से जो है उसको जानते हैं। रोलिंग और कॉन्टीन्यूस जो है दोनों सेम ही होता है, कॉन्टीन्यूस को रोलिंग और रोलिंग को कॉन्टीन्यूस जो है कहा जाता है। वो अलग अलग ऑप्शन दे दिया, लेकिन यहाँ पर सी ऑप्शन भी आपको दिया है, यानी कि वो निरंतर बजट जो है वो हमारा होता है कि आगे का जो जुड़ता जाता है, पीछे का जो हटता जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
बच्चों आई थिंक बीच में जो है वो वॉइस चली गई थी, माइक डाउन हो गया था। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। कहाँ से? मुझे ये नहीं पता एग्जैक्ट कहाँ से वॉइस गई थी, तो मैं यहाँ से करवा दे रही हूँ। कैपेसिटी रेशियो का जो है मैंने फॉर्मूला बताया था, क्या होता है? स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाई बजटेड स्टैंडर्ड आवर्स होता है। ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा करेक्ट है। 191 जो है वो हमारा कौन सा है? 191 हमारा ये रहा। और 191 में जो है हमारा क्या है? एफिशिएंसी रेशियो। और एफिशिएंसी रेशियो का हमारा फॉर्मूला क्या होता है? स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन डिवाइडेड बाई एक्चुअल आवर्स वर्कड मल्टीप्लाई 100, ये हमारा होता है। ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर पे चलते हैं 192 पे। और 192 जो है वो हमें क्या कहता है? 192 हमसे पूछ रहा है एक्टिविटी रेशियो जो है वो क्या होता है। तो एक्टिविटी रेशियो जो है हमारा क्या होता है? स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाई बजटेड स्टैंडर्ड आवर्स होते हैं। बेटा फॉर्मूले हैं, सीधे सीधे याद करने हैं। 193 जो है वो हमें क्या कहता है? डैश इज ए समरी ऑफ ऑल फंक्शन बजट्स इन कैप्सूल फॉर्म, यानी कि मतलब कि सभी बजट्स के जो है एक समरी होती है। कौन सा बजट होता है हमारा? ऐसा बजट जो है वो हमारा मास्टर बजट होता है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा कौन सा आता है? नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर आता है 194 और 94 जो है वो हमें क्या कहता है? डैश 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 डिटरमाइंस द प्रायोरिटीज़ ऑफ फंक्शनल बजट। तो हमारा मतलब क्रियात्मक बजटों की प्राथमिकताओं को निर्धारित करता है कौन? प्रिंसिपल बजट फैक्टर, लिमिटिंग फैक्टर, या फिर दोनों। तो वो जो है हमारे दोनों होते हैं। हमारे प्रमुख बजट कारक भी होता है और सीमित कारक भी होते हैं। हमारी दोनों चीज़ें जो है वो उसको अफेक्ट करती है। फिर हमारा आता है कैश बजट इज़ ए बजट। कैश बजट जो है वो कौन सा बजट होता है? कैश बजट जो है वो एक हमारा शॉर्ट टर्म जो है वो बजट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या कहता है? द प्राइमरी डिफरेंस बिटवीन ए फिक्स्ड बजट क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है बच्चों, अभी आया? हाँ अभी दिख रहा होगा। तो कहता है द प्राइमरी डिफरेंस बिटवीन ए फिक्स्ड बजट एंड ए वेरिएबल बजट इज दैट ए फिक्स्ड बजट, मतलब एक नियत बजट और एक परिवर्ती बजट के बीच मुख्य अंतर यह है कि एक नियत बजट जो है वो क्या है? मतलब हमारा सबसे पहले हमें किसके बारे में बताना है? फिक्स्ड बजट के बारे में। यानी कि हम स्टार्ट करते हैं। इंक्लूड्स ओनली फिक्स्ड कॉस्ट। विल ए वेरिएबल बजट जो है वो इंक्लूड्स ओनली न वेरिएबल कॉस्ट। इज कंसर्न ओनली विद फ्यूचर एक्विजिशन ऑफ फिक्स्ड असेट्स। और विल ए वेरिएबल बजट इज कंसर्न with the expenses which vary with sales, cannot be changed after the period begins. Will a variable budget can be changed after the period begins? Is a plan for a single level of sales? Will a variable budget consist of several plans for multiple sales level? तो हमारा जो फिक्स्ड बजट होता है और सेल्स बजट होता है वो हमारा एक ऐसा बजट होता है जो मतलब एक लेवल तक जो है वो सेल्स की चीज़ों को फिक्स्ड रखता है। और वेरिएबल जो होता है वो मल्टीपल सेल्स लेवल्स को जो है वो कंसिस्ट करता है अपने आप में। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट होगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है 197। और सेल्स बजट जो है वो हमारा क्या होता है? सेल्स बजट जो है वो हमारा एक फंक्शनल बजट होता है। सेल्स बजट जो है वो हमारा क्या होता है? एक फंक्शनल बजट जो है वो हमारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 198। और 198 जो है वो हमें क्या कहता है? इन द केस ऑफ प्लांट द लिमिटिंग फैक्टर में बी। इन द केस ऑफ प्लांट द लिमिटिंग फैक्टर में बी। प्लांट के मामले में सीमित कारक जो है वो हो सकता है इनसफिशिएंट कैपेसिटी हो सकता है, शॉर्टेज ऑफ एक्सपीरियंस सेल्समैन हो सकता है, जनरल शॉर्टेज ऑफ पावर हो सकता है, या फिर शॉर्टेज ऑफ ए मटेरियल हो सकता है। इन द केस ऑफ प्लांट द लिमिटिंग फैक्टर में भी हमारा इनसफिशिएंट कैपेसिटी हो सकता है। एक प्लांट के मामले में जो है वो हमारा सीमित कारक हो सकता है, वो हमारा इनसफिशिएंट कैपेसिटी जो है वो हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 199। और 199 क्वेश्चन जो है वो हमें क्या कहता है? द डिफरेंस बिटवीन फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट हैज़ ए स्पेशल सिग्निफिकेंस इन द प्रिपरेशन ऑफ। मतलब एक नियत और परिवर्ती लागत के बीच का अंतर के निर्माण में विशेष महत्वपूर्ण रखता है। किसके? मतलब फिक्स्ड और वेरिएबल, यानी कि चीज़ें फ्लक्चुएट हो रही है तो यानी कि फ्लेक्सिबल बजट को बनाने में जो है वो महत्वपूर्ण चीज़ें जो है वो
रखता है। कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 200 और 200 क्वेश्चन जो है वो हमें क्या कहता है, द बजट दैट इज़ प्रिपेयर्ड फर्स्ट ऑफ ऑल इज़, मतलब जो बजट सबसे पहले तैयार किया जाता है उस बजट को जो है वो क्या कहा जाता है, उस बजट को जो है वो हमारा बजट फॉर द की फैक्टर कहा जाता है। मतलब सबसे पहले जो है वो लिमिटिंग फैक्टर्स को देखा जाता है और उसके बेस पर सारे फैक्टर्स, सारे बजट्स जो है वो बनाए जाते हैं। फिर सबसे इम्पोर्टेंट बजट जो है वो हमारा सेल्स बजट होता है, और एक होता है हमारा मास्टर बजट, जो कि हमारा सारे बजट्स का जो है वो क्या होता है, एक समरी होता है। तो यहाँ तक हमने जो है वो कितने क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं, हमने 100 क्वेश्चन जो है वो यहाँ तक कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, इतना ही रखते हैं। और बच्चों अपनी अच्छे से जो है वो अपनी तैयारी करिएगा। ओके, ऑल द बेस्ट बच्चों।